बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जरा नतीजों के साथ साथ मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, कितने अच्छे नंबर्स कैसे उन्होंने रिपोर्ट किए, आगे को लेकर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही में बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 5% की बढ़ोतरी आई है। वहीं अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो उसमें हमने गिरावट देखी है। और इस पर बातचीत करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है बैंक के एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना। निधु जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रोथ आ रही है बिना एसेट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, ये कितनी सस्टेनेबल आपको लग रही है? क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम यहां से आगे भी जारी रहेगा? सर, आप देखेंगे जो ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं, देश इस कंट्री इज ग्रोइंग, इकोनॉमी में बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज बैंक्स के लिए भी क्रिएट हो रही है। हमने लास्ट 12-15 महीने में करीब 12,500-13,000 करोड़ का सिर्फ ग्रीन एनर्जी की तरफ किया है, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस किया है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिए हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैम मॉडल के अंदर लिए हैं, हमने एलआरडी में फाइनेंस किया है, हमने डेटा सेंटर्स में फंडिंग करी है। ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं और आगे बैंक्स को इसमें पोटेंशियलिटी मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट सिस्टम आ रहा है और नए नए इसमें प्रोजेक्ट्स, बड़े बिग ग्रुप्स भी इसमें लगा रहे हैं। तो जहां भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिटेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और उस सेक्टर में अगर एक्सपोजर मुझे इंक्रीज करना है, हम एसेट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या हम उस सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या उसमें जो अंडरलाइंग रिस्क है उसको हम प्रॉपरली एसेस करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, तभी हम उस सेक्टर में एक्सपोजर लेंगे। तो ये जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं इसमें हम ले रहे हैं, एसेट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज इवन इंडिविजुअल सेगमेंट में हमारे बैंक अगर क्रेडिट स्कोर हमने डिफाइन कर दिया है कि 681 से नीचे अगर इंडिविजुअल सेगमेंट में क्रेडिट स्कोर है तो हम फाइनेंस नहीं करते हैं वहां। ओके, तो चलिए, तो लेकिन एक चीज़ और है कि जो आपने जो ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है वो 14% के आसपास दिया है डिपॉजिट्स के लिए, क्या ये चौथी तिमाही में ये अचीवेबल आपको लगते हैं क्या? सर, अगर आप देखेंगे Q3 में ऑलरेडी हमने अपनी ग्रोथ गाइडेंस 14 के अगेंस्ट 15% YOY ग्रोथ अचीव कर ली है। उसमें भी हमारा फोकस जो है वो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे है, कासा पे है। कासा मेरा इस 14% के अंदर 16% की रेट पे ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। हम क्लियरली बल्क हाई कॉस्ट बल्क डिपॉजिट हम नहीं ले रहे हैं वो, और हमारा फोकस है कासा पे, जो हमारे कोर बिजनेस ब्रांचेस से इंडिविजुअल डिपॉजिट्स आ रहे हैं, प्लस इंस्टीट्यूशनल कासा भी हमने एक अलग से एक वर्टिकल हमारे यहाँ पे काम करता है, जो सिंपली कोई रिकवरी नहीं होती, कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं होती, उनका सिर्फ एक ही काम है, इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट जो हमारी समझ है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, वो नॉर्मल ब्रांचेस जोन्स उसको नहीं ठीक से अटेंड कर पाते। तो ये वर्टिकल उनको जाके उनकी फाइनेंशियल नीड समझता है, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस जरूरत होती है वो उनको ऑफर करता है, जिसके चलते बैंक की तरफ से एक उनको वैल्यू प्रपोजिशन मिलता है, एंड दे डिसाइड टू चूज अस ओवर द अदर बैंक्स। सो इंस्टीट्यूशनल कासा, कोर कासा जो ब्रांचेस में, ये हमारा आगे भी चल के फोकस रहेगा। इससे हमारा सीधा संबंध हमारी बॉटम लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी से है। मेरी आरओए, आरओई, निम सब नंबर इससे लिंक्ड रहते हैं। तो डिपॉजिट हम डेफिनेटली अचीव करेंगे, बट उसमें हमारा फोकस लो कॉस्ट डिपॉजिट पे है सर। सर, एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि काफ़ी हेल्दी ट्रेजरी इनकम आप रिपोर्ट किया करते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। सर, इसकी वजह क्या है और क्या आपको लगता है कि इसमें आगे रिवर्सल होगा, ये स्थिति फिर से बेहतर होगी यहाँ से? ट्रेजरी इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी इंक्रीमेंटली ज्यादा आई है। ये एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन है इस क्वार्टर में। यू वुड हैव नोन, आपको ज्ञात होगा, जो देश में आरआरबीज का कंसोलिडेशन हुआ है, और हमारे पास महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक आरआरबी ओन करते थे, और बैंक ऑफ इंडिया से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, उनकी आरआरबी हमने एमेलगेमेट मर्ज करके अपने पास ली है। वो एमेलगेमेशन चल के, क्योंकि वो लॉस मेकिंग एंटिटी थी, तो आरबीआई गाइडलाइंस के प्रावधान के अनुसार हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उस पे एक इंक्रीमेंटल वन टाइम प्रोविजन आया 290 करोड़ का।
तो वो 290 करोड़ का हमने प्रोविजन इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट इनकम में इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। अगर वो माइनस कर दें 290 करोड़, तो हमारा 112 करोड़ का ट्रेजरी इनकम है इस क्वार्टर में, जो पिछले Q1 Q2 से ज्यादा ही है। सो ये वन ऑफ फैक्टर है सर। आज विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक हमारे यहाँ से जुड़ा है, दोनों आरआरबी मिला के साइज भी बड़ा है, 45,000 करोड़ का है, और आगे चल के हम उस आरआरबी को भी प्रॉफिटेबल बनाएंगे। हमारी आरआरबी ऑलरेडी सरप्लस में थी, लेकिन अमेलगमेटेड एंटिटी ऑलरेडी दिसंबर में हम उनमें क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और कंबाइंड एंटिटी दिसंबर में प्रॉफिट में भी आ गई है उसमें। तो ये वन टाइम आरबीआई प्रोविजंस के प्रावधानों को देखते हुए हमने एक प्रोविजन बनाना था, वो बना दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और तमाम जो हाइलाइट्स हैं नतीजों की और आउटलुक रहे उस पर सर बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर। अविनाश सर, एक आपसे राय लेना चाहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। बहुत ही कमाल का काम किया है, जितने भी ये छोटे पीएसयू बैंक्स हैं, एनपीए कितने ज़्यादा हाई हुआ करते थे वो क्लीन अप हो गए, ग्रोथ निकल के आ रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, 25% प्रॉफिट इनका बढ़ा है, और हम देख रहे हैं कि एनपीए रिडक्शन हुआ है। और अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि ये जो बैंक्स हैं ना, ये भी अब देख रहे हैं कि एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिनटेक्स वगैरह की मदद लेके अपने ऑपरेशंस को बेहतर कर रहे हैं। सर, आपकी राय कैसा लगता है आपको लॉन्ग टर्म में बैंक ये? बिल्कुल, इनफैक्ट अभिषेक देखिए, नंबर्स जो आ गए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी वेल कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखिए, इस लेवल से भी अगर कोई खरीदेगा, तो नंबर्स तो मुझे लगता है कि आने वाले साल के लिए भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी जो सेकंड हाफ पीरियड है, अक्टूबर टू मार्च, इसमें तो बिज़ी सीज़न होता है बैंकों का। लग तो रहा है कि कंज़म्पशन अगर बढ़ता है तो ये बैंकों को भी डेफ़िनेटली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो डेफ़िनेटली छोटे बैंकों में जो सरकारी बैंक आप कह रहे थे, इसमें डेफ़िनेटली एक अच्छा परफ़ॉर्मर है। मुझे लगता है कि 60 और 65 के रेंज में अगर कोई खरीदेगा तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी।